हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रैक वगैरह तो नहीं हो रही ना आवाज? ओके, ठीक है। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। द लास्ट टाइम हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला पार्ट कराया था, तो उसके आगे अभी कंटिन्यू करेंगे आज। तो हम जो है वो आज लेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइज। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट। यस रिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाज कंप्लीटेड। एक मिनट में देख लेता हूँ कितना हुआ था लास्ट टाइम, वैसे कंप्लीट हो गया था आई थिंक। यस कंप्लीटेड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लास्ट टाइम हो गया। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस के लिए तो अपन ने होमवर्क दिया है ना मिताली? और प्रैक्टिस चाहिए तो ठीक है, मैं कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। डाउट्स राहिल लेते हैं नेक्स्ट वीक, एक डाउट लेक्चर रख लेते हैं, उसमें ले लेंगे। ठीक है। बुकलेट में ये होमवर्क में डाउट है क्या राहिल? तो होमवर्क वाला जो डाउट है वो अपन उसमें ले लेते हैं। ये डाउट लेक्चर रख लेंगे अलग से, ठीक है। उसमें डिस्कस कर लेंगे जो हमने होमवर्क दिया था।
राजदीप, एनसीईआरटी जो है वो एक बार पढ़, जैसे अपना कुछ पार्ट हम कराते हैं क्लास में, तो रिलेटेड जो पार्ट है उससे वो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। थ्योरी जो है एनसीईआरटी से पढ़ो, एंड ऑब्वियसली एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट मॉड्यूल जो है मनन वेबसाइट पे मिल जाएगा, वैसे बाकी हम तो डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। वेबसाइट पर अवेलेबल है वो, हम डिस्कस भी कर लेंगे। अमोघ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट के पहले क्यों आता है? वो एक्चुअली जब हम हेस्लो अप्लाई करते हैं ना, तो हेस्लो को यूज करके वो चीज आती है, ठीक है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, बट वो यूजिंग हेस्लो ही आता है वो। ओके, तो स्टार्ट करें। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, देखो नाम से ही पता चला न्यूट्रलाइजेशन आएगा, है ना। सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का होगा, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of water is formed by neutralization reaction is called enthalpy of neutralization, ठीक है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। नाउ न्यूट्रलाइजेशन जो है उसमें याद रखना हीट रिलीज होता है। तो यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड आदित्य। In neutralization, heat is released that is neutralization is exothermic reaction and sign of delta H neutralization is always क्या होगा? क्या होगा साइन? भैया पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। हीट रिलीज हो रहा है ना, हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव। तो जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो हमेशा नेगेटिव लेते थे, वैसे ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या लेंगे? नेगेटिव ही लेंगे। क्लियर है सभी को? यस रिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो भी है वो भी हमने बताया था ऑलवेज नेगेटिव होता है, बिकॉज कंबशन में भी हीट रिलीज होता है।
हो गया सबका? लास्ट लाइन में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है वो। ओके, दिस इज डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, NEUT। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, नाउ अब देखो, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है HCl प्लस NaOH, तो ये एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं NaCl प्लस H। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो -X है, so what is enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन? अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है -X है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? वो भी -X होगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और 1 मोल ऑफ वाटर को। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होगा? -X ही होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH प्लस NaOH, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, गिव CH3COONA प्लस H2O। इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो -Y है, मतलब Y हीट रिलीज हुआ है, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा इसका? डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? -Y ही होगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो जब 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म फ्रॉम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो डेल्टा H जो है वही हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली हर रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो डेल्टा H रिएक्शन तो है ही। किसी भी रिएक्शन के डेल्टा H को मैं डेल्टा H रिएक्शन बोल सकता हूँ, बट उनका दूसरा नाम भी हो जाता है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया उसका नाम। समझ आया? नाउ अगर हम बात करेंगे इस रिएक्शन की H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस 2H2O, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H अगर -Z है, तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? देखो यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है, 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है, तो जब 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है तो जेड हीट रिलीज हुआ। जब 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हुआ है तो जेड हीट रिलीज हुआ है, हमें 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म कर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करो। इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से, जिससे कि 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो। तो अब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो होगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो क्या होगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन? ऊपर वाली रिएक्शन का -Z था, तो नीचे वाली रिएक्शन का क्या हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली रिएक्शन को? हाफ से। ओके, तो डेल्टा एच भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -Z/2 जो है वो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइज। क्लियर है क्या? सो 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होना चाहिए। ओके, 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
राइट, क्वेश्चन हम करा देंगे, किस टाइप से आ सकते हो बता देंगे थोड़ी देर में, क्वेश्चन भी कराएंगे, देन होमवर्क तो देंगे ही। यस हम वहां पर भी एप्लीकेबल है। हैश लॉ तो जब भी स्टेप्स में कोई चीज हो रही तो हर जगह एप्लीकेबल है। यस सर, यस, ये एक तरह से एग्जांपल है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस रिएक्शन का होगा, मतलब जब 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा तो जो डेल्टा है उस रिएक्शन का, उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमने हाफ से मल्टीप्लाई क्योंकि हमने हाफ से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 2H2O नहीं चाहिए, हमें 1H2O चाहिए। ठीक है, तो 1H2O कब आएगा, जब इस रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हो गया सबका? चले आगे। अब देखो, इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास फिक्स होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज -13.7 किलो कैलोरी और -57.1 किलो जूल। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वैसे। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे कैसे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है वो क्या है, इट इज -13.68 किलो कैलोरी। ठीक है, और जब हम फिर इसको जूल में लिखते कहीं, क्योंकि कहीं पर ये 57.1 दिया हुआ है, कहीं पे फिर 57.3 दिया हुआ है, वो इसकी वजह से क्योंकि 13.7 ले रहे हो, 13.68 वगैरह ले। ठीक है, सो 13.7 अगर तुम लोगे तो अलग आ जाएगा, और 13.68 लोगे तो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये वाली वैल्यू यूज कर लो, ऊपर वाली कर लो, या फिर जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो वाली कर लो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो -57.3 किलो। एक्चुअली इट इज 57.26 6। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम 13.7 वगैरह ले सकते हैं वैसे।
ठीक है, मेनली जो यूज करोगे वो ये वाली करोगे, ठीक है, मेनली ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये मेनली यूज की जाती है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, बाकी क्वेश्चन में देंगे तो देख लेना क्या है। ओके, सो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके लिए डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या रहेगी, -13.7 किलो कैलोरी या -57.1 किलो जूल। तो एक्चुअल में देखो क्या है, जैसे मतलब मैं बोलता हूँ कि हमारे पास HCl प्लस NaOH, ये दोनों जो है ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे हमें मिला सॉल्ट NaCl, ठीक है, दिस इज सॉल्ट एंड प्लस मिल गया वाटर। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो होगा -13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो अभी इस रिएक्शन में मैं क्या बोलता हूँ, जो हमारे पास एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, आगे तुम पढ़ोगे, वो फुली आयोनाइज्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, फुली आयोनाइज्ड होते हैं। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, HCl का ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको भी हम इस टाइप से लिख देते हैं, फुली आयोनाइज्ड है। एंड NaCl जो है वो सॉल्ट है, तो ये भी फुली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आगे पता चलेगा कि कौन कौन से मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फुली आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये आगे तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी बताएंगे हम। तो राइल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वो SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, SP मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसके अलावा H2O जो है वो फुली आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो देखो इस टाइप से हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल आउट, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल आउट। तो जो इफेक्टिव रिएक्शन है वो क्या आई है, व्हाट इज इफेक्टिव रिएक्शन, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2O। तो एक्चुअली जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हमारे पास यही रिएक्शन हो रही है, बाकी जो आयंस है ना वो रिएक्शन कर ही नहीं रहे। मतलब जैसे यहाँ पर HCl और NaOH की बात करेंगे तो इसमें Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव के आयंस जो है रिएक्ट नहीं कर रहे, वो एज इट इज सॉल्यूशन में रहते हैं। रिएक्शन जो है किसके बीच में होती है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। सो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2O। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक्चुअली डेल्टा H जो है वो -13.7 किलो कैलोरी। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो इफेक्टिव रिएक्शन हमारे पास यही आएगी, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फुली आयनाइज्ड है ऑलरेडी, तो ये रिएक्शन होगी। ऐसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे हमारे पास HCl की बजाय मैं बोलता हूं HNO3 है प्लस NaOH। अब HNO3 जो है वो भी याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaNO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर भी अगर हम इफेक्टिव रिएक्शन देखने जाएं तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H2, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। तो यहाँ पर भी देखो कैंसिल आउट हो रहा है, Na पॉजिटिव जो है Na पॉजिटिव से कैंसिल आउट, NO3 नेगेटिव से कैंसिल आउट। तो इफेक्टिव रिएक्शन क्या आया, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाएगी तो उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उससे जो डेल्टा एच आएगा उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, -13.7 किलो कैलोरी, या किलो जूल में -57.1 ले। ओके, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो भी क्या होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी होगा -13.7 किलो। ओके, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, -13.7 किलो कैलोरी या -57.1 किलो जूल। यस, it is fixed value for strong acid and strong base.
यस रिया, अदर आयंस जो हैं एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अलावा जो अदर आयंस हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते. रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यस, हीट जो है वाटर फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से रिलीज हो रही है. यस नहीं सर, हर केस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है तो हर केस में एक ही रिएक्शन हो रही है, एच पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव H2. दैट्स व्हाई डेल्टा H जो है सेम आ रहा है हर जगह. हाँ, तो हो गया सबका ना. तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो ये वैल्यू आएगी. नाउ इफ एनी वन ऑफ देम इज वीक, then delta H neutralization is less than
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, मैग्नीट्यूड या मॉड इज लेस देन 13.7 kilocalorie because heat is required for ionization of weak acid and weak base। तो अगर दोनों स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर हीट की कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी आयनाइज्ड है। लेकिन अगर उनमें से एक भी वीक आ गया, ठीक है, तो वीक एसिड या वीक बेस जो भी आया है उसको आयनाइज करने के लिए हमें हीट देनी पड़ जाएगी। ओके, तो इसलिए पहले 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रहा था, अब उसमें से कुछ हीट जो है यूज हो जाएगी उस वीक एसिड या वीक बेस को आयनाइज करने के लिए। दैट्स वाई जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम होगा। ठीक है, सो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या आएगा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज -13, मतलब क्यू ये रिक्वायर्ड हीट होगा न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी आयनाइजेशन करने के लिए, एंड 13.7 जो है रिलीज होता था। ठीक है, तो पहले 13.7 रिलीज हो रहा था, उसमें से क्यू हीट जो है रिक्वायर्ड होगा आयनाइज करने के लिए। सो नाउ न्यू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या है, क्यू माइनस 13.7। यहाँ पर क्यू जो है वो क्या है, हीट ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये था CH3COOH है प्लस NaOH है, gives CH3COONA प्लस H2O। तो ये रिएक्शन में जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है इसका मॉड जो है ये लेस देन 13.7 है। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है यहाँ पर। ठीक है, ये CH3COOH जो है ये क्या है, वीक एसिड है। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, बट CH3COOH जो है वो क्या है, वीक एसिड है। तो उसको आयनाइज करने के लिए भी कुछ हीट रिक्वायर्ड होगा। ओके, दैट्स व्हाई 13.7 किलो कैलोरी से कम हीट रिलीज। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी न्यूट्रलाइज, सॉरी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ले तो क्या होगा बताओ? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज वो तो आयनाइज ही होंगे, उन्हें आयनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट वीक एसिड या वीक बेस अगर हम लेते हैं तो आयनाइज नहीं होते, उन्हें आयनाइज करने की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई वहां पर हीट रिक्वायर्ड होता है। हो गया सबका? वीक एसिड एंड वीक बेस का बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीक एसिड एंड वीक बेस का अगर हम बात करेंगे, जैसे NH4OH प्लस
CH3CONA, तो यहाँ पर दोनों वीक है, ठीक है। NH4OH जो है वीक बेस है और CH3CONA जो है वीक एसिड, तो यहाँ पर तो दोनों को ही आयनाइज करना पड़ जाएगा, ठीक है। जनरली क्वेश्चन तुम्हें एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग का दिया जाएगा। रोहन, अगर मॉड ले लिया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का, तो नेगेटिव थोड़ी आएगा, फिर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज नेगेटिव और उसका मॉड ले लिया तो फिर क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो कितना है, मतलब -13.7 किलो कैलोरी, तो अगर मॉड लिया तो 13.7 किलो कैलोरी। लेकिन अगर उनमें से एक भी वीक आ गया तो 13.7 से कम रिलीज होगा, ओके। तो किसी ने बोला था सर वीक एसिड और वीक बेस का एक रिएक्शन लिखो, तो ये वीक एसिड और वीक बेस का एक रिएक्शन हो गया। यहाँ तो दोनों हमारे पास क्या वीक है, तो यहाँ तो बहुत कम हीट रिलीज हो, ओके। और चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
हेलो, आवाज आ रही है? ओके। सो वाईफाई चला गया है, मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है। हाँ, सो क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम। रिया सर, आई हैड आस्क्ड वन डाउट, व्हाई आर वी टेकिंग मॉड? रिया, मॉड मतलब ऐसा क्या है कि कितना एक्चुअली हीट क्या है उसका, इसलिए हमने जस्ट मॉड लिया बिकॉज नेगेटिव वैल्यू था ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि यार जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो -13.7 किलो कैलोरी है, ठीक है। अब अगर उनमें से एक भी वीक आ गया तो कुछ हीट रिक्वायर्ड है, मान लो 2 किलो कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है। ओके, किसी कोई वीक एसिड आ गया, उसके लिए 2 किलो कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, तो एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, नया वाला 2 - 13.7, मतलब कितना हो गया, -11.7 हो गया ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले से कम हीट रिलीज होगा, वो डेल्टा एच मॉड लेके हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले से कम हीट रिलीज हो गया। जैसे पहले 13.7 किलो कैलोरी हो रहा था, तो अभी 11.7 किलो कैलोरी होगा। समझ आया? ओके, दैट्स व्हाई हम मॉड ले रहे थे, बाकी और उसका कुछ नहीं था। मतलब ये है कि जो मॉड ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वो लेस देन 13.7 है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो तुम क्या बोलोगे कि सर यार, सर -13.7 से तो -11.7 बढ़ा है, तुम ये बोलोगे ना। इसलिए मैंने उसमें कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई वो किया था हमने। ओके, मतलब पहले से कम हीट रिलीज होगा। हाँ नहीं सर। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन ले रहे थे, वही ले लेते हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF आर -51.5 रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात, ठीक है। डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? तो यहाँ पर एक्चुअली जब ऐसा ही मतलब ये कि आपस में रिएक्शन का नहीं दिया है, NH4OH जो है बेस है और HF एसिड है, तो आपस में रिएक्शन का ये नहीं दिया, बिकॉज आपस में रिएक्शन का दिया होता तो एक ही डेल्टा एच दिया होता ना। यहाँ पर दो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि NH4OH जो है ये तो होता है वीक बेस, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कोई रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो HCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हमें दिया हुआ है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। एंड इसी टाइप से एच एफ जो है वो क्या, वीक एसिड है, ठीक है। एच एफ जो है वो क्या है, इट इज वीक एसिड। तो इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब दिया है तो ऑब्वियसली वो किसके साथ दिया है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NaOH हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये दो रिएक्शन का हमें एक तरह से डेल्टा एच दिया होगा, तो इनको यूज करके हमें दोनों का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बताना है, NH4OH का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड HF का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। यस रिया, मतलब क्या है कि वो जो ये वीक बेस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा, तब उसका डेल्टा एच दिया होगा। सिमिलरली ये वीक एसिड जो है किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर रहा होगा, उसका डेल्टा एच दिया होगा। दो डेल्टा एच दिए ना, इसका मतलब क्या है कि दोनों का अलग अलग रिएक्शन की बात की गई है। अगर एक डेल्टा एच होता मतलब आपस में रिएक्शन की बात की गई।
बाकी वीक, देखो कोई भी वीक एसिड जो है वीक बेस से रिएक्शन कर सकता है, बट उस केस में हमें क्या दोनों का डेल्टा एस, मतलब दोनों का हीट ऑफ आयनेशन पता होना चाहिए ना। अगर दोनों वीक आ गए तो दोनों का हमें क्या पता होना चाहिए, हीट ऑफ आयनेशन पता होना चाहिए, तब हम ओवरऑल डेल्टा एस न्यूट्रलाइजेशन बता सकते हैं। यस, वीक एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लिया जा सकता है, और वीक एसिड के साथ सॉरी वीक बेस के साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड वीक एसिड के साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे हमने HCl लिया था, HCl के बजाय हम HNO3 वगैरह भी ले सकते थे, वैसे ही NaOH की जगह हम KH वगैरह भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो यार, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिक्स वैल्यू है ना धन्य ने, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग, किसकी जगह अच्छा ये इनकी जगह, HCl की जगह अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। HCl की जगह जब जस्ट अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देते तो वो भी चलेगा, और NH की जगह स्ट्रॉन्ग बेस लिख देते तो भी चलेगा, इधर जस्ट सॉल्ट लिख दो दोनों जगह। ठीक है, बस ये है कि ये वीक बेस है और ये वीक एसिड। यस साक्षी, उस केस में दोनों का एंथैल्पी ऑफ आयनेशन पता होना चाहिए। वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों अगर रिएक्शन करेंगे तो दोनों का एंथैल्पी ऑफ आयनेशन पता होना चाहिए, तब जाके हम एंथैल्पी ऑफ क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हैं। यस नहीं सर, उसका भी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ उसका भी मैं। एलन वही, निसर्ग भी वही डाउट पूछ रहा है, मैं थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा। नहीं साक्षी रॉन्ग है। फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या दिया है, फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन दिया -51.5, और सेकंड रिएक्शन का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या दिया है, -68.6। तो दोनों का एंथैल्पी ऑफ आयनेशन निकालना है। तो देखो जैसा मैं बता रहा था, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज माइनस, ठीक है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या बताया मैंने, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू Q माइनस 57.1। ठीक है, ये किलो जूल में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -57.1 लिखेंगे। ओके,
अगर वैल्यू किलो कैलोरी में होता तो 13.7, तो कितना आया ये -51.5 इज इक्वल टू क्यू -57.1। तो कितना आ गया फर्स्ट वाले में क्यू, फर्स्ट वाले में क्यू कितना आ गया, अगर वैल्यू किलो कैलोरी में होती तो 13.7 लेते, वैल्यू किस में यहाँ पर किलो जूल में, तो 57.1 लेंगे। ओके, तो क्यू की वैल्यू क्या आई 5.6 आ गई। ओके, तो फर्स्ट वाले का क्यू क्या होगा 5.6 होगा। व्हाट अबाउट सेकंड का क्यू, तो सेकंड वाले में -68.6 इज इक्वल टू क्यू -57.1। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आएगी 11.5, यस किलो जूल ऑब्वियसली रिया। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी सेकंड वाले में 11.5 आएगी ना शायद। ओके, सो दोनों आंसर जो है किलो जूल में। ओ सॉरी -11.5, सॉरी -11. तो देखो थोड़ी देर पहले कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था और मैं भी वो भी बता देता हूँ। देखो हमने क्या बोला कि यार जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है -57.1 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरी, यही बताया ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो क्या है -57.1 और 13.7 किलो कैलोरी। अगर उनमें से एक भी वीक आ गया तो जो मैग्नीट्यूड है वो इससे कम रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो एचएफ के केस में 68.6 जा रहा है, एचएफ के केस में 68.6 जा रहा है, क्यों नहीं जाना चाहिए था ना, कम होना चाहिए था ना, 57.1 से कम होना चाहिए था, लेकिन 68.6 हो गया, ज्यादा वैल्यू हो गया। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए है, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड और वीक बेस, मतलब मॉड ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड और वीक बेस इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी और 57.1 किलो जूल, but for HF it is greater than 57.1 kilojoule due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding. ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऐसा हो रहा है। एसएफ में क्या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये हो रहा है। नहीं नहीं सर, एसएफ में बहुत स्ट्रांग होता है, बाकी में ऐसा नहीं। ठीक है, एसएफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो एचएफ के केस में ग्रेटर वैल्यू क्यों आ रही है, उसका रीजन ये है।
नोट तो सर, हर हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट एचएस वाले केस में जरूर है, ठीक है। और ये केस तुम्हें बस याद रखना, बाकी जगह ऐसा कुछ होगा नहीं, ये वाला केस याद रखना। नो साक्षी, एचआई में तो वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है ना, एचआई में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन किससे अटैच हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से अटैच हो, याद है? हो गया सबका? ओके ठीक है, आगे चलते हैं फिर। लिखो मिताली, फटाफट लिखो। नो साक्षी, जैसे मैंने बोला ये एचएफ के केस में ही होगा, हर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले केस में हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब एचएफ वाला केस ही याद रखना है, बाकी में जरूरत नहीं है। चले आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, ठीक है, या स्टेट चेंज। जब हमारे पास स्टेट चेंज होती है तो उससे रिलेटेड जो एंथैल्पी उसकी बात करेंगे।
ओके, सो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज मतलब स्टेट चेंज करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 टाइप का एंथैल्पी आ सकता है। जैसे पहला हम यहाँ ले लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हेलो, वॉइस लैग हो रहा है, क्लियर है? अभी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज या तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज मतलब जब हम स्टेट चेंज करेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वगैरह, ठीक है, तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो फर्स्ट वाला जो है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या है? तो ये है एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid is converted into 1 mole of liquid at melting point। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड को जब 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे H2O सॉलिड मतलब कि आइस गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है। तो डेल्टा एच जो है इसका क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड जब करेंगे तो फ्रीजिंग होगा वो। ओके, लिक्विड से सॉलिड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, नॉट फ्यूजन। तो इसका साइन क्या होगा? यहाँ पर देखो, जब भी सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं तो हीट रिक्वायर्ड होती है। तो याद रखना, इट्स साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। यस रिया। हो गया सबका?
चले आगे। यस मिताली, साइन पॉजिटिव बिकॉज हीट रिक्वायर्ड होगा या एब्जॉर्ब होगा। सर व्हाई डिड यू टेक 57.1 इन प्रीवियस क्वेश्चन? मंदार वो किलो जूल में वैल्यू दिया था ना, अगर किलो कैलोरी में वैल्यू दिया होता तो 13.7 लेते, किलो जूल में दिया था तो 57.1। ठीक है, now आगे चलते हैं। सो दिस वाज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में फर्स्ट वाला था ये। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वीएपी लिख सकते हैं इसको। तो वेपराइजेशन का मतलब क्या है, किससे किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड से गैस में। ओके, so enthalpy change when 1 mole of liquid is converted into 1 mole of gas at boiling point। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे H2O लिक्विड मतलब वाटर गिव्स H2O गैस मतलब स्टीम। ठीक है, तो वाटर से स्टीम बन रहा है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब इसका साइन क्या होगा बताओ? लिक्विड से जब गैस बनाएंगे तो हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड ही होगी ना। ठीक है, तो इट्स साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, जब भी लिक्विड से गैस बनाएंगे वहां पर भी हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हीट रिलीज थोड़ी होगा यार, रिक्वायर्ड होगा इधर भी। जब जब हीट रिक्वायर्ड है साइन पॉजिटिव आएगा रोहन, रिलीज में नेगेटिव आता है साइन। हीट इज रिक्वायर्ड नॉट रिलीज। लिक्विड से गैस बनाओ या सॉलिड से लिक्विड बनाओ, ओके, दोनों केस में हीट क्या रिक्वायर्ड, हीट एब्जॉर्ब होगी दोनों केस। हो गया सबका?
नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसको हम लिख देते हैं डेल्टा एस यू बी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब, वैसे तो देखो सॉलिड से गैस बनाओ या गैस से सॉलिड बनाओ, दोनों को हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन ही बोलते हैं ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने, दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन ही बोला जाता है। बट मेन सब्लिमेशन हम क्या बोलते हैं? जब सॉलिड से गैस बनाते हैं उसको मेन सब्लिमेशन बोला जाता है ना। वही मेनली अगर सब्लिमेशन की हम बात कर रहे हैं और मेंशन नहीं किया गया है तो हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अगर वो मेंशन नहीं करे कि कौन सा सब्लिमेशन ले रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा वाला सब्लिमेशन है? जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया गया। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? तो एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid is converted into 1 mole of gas। अगर तुम्हें याद हो तो हमने यार जब बॉर्न एबर साइकिल हम करा रहे थे तो हमने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिया था ना, याद आया क्या? जब हम बॉर्न एबर साइकिल करा रहे थे तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिया था ना, Na का लिया था, Mg का लिया था, याद आया? NaCl का बॉर्न एबर साइकिल में Na सॉलिड से Na गैस कन्वर्ट हुआ था, याद आया? ऐसे ही जब MgCl2 का हमने बॉर्न एबर साइकिल कराया था तो Mg सॉलिड से Mg गैस में कन्वर्ट किया था, याद आया नहीं आया? तो दोनों जगह हमने सब्लिमेशन किया था। ओके, और वहां पर डेल्टा एच को क्या लिखा था हमने? डेल्टा एच सब्लिमेशन लिखा था। ओके, सो जब भी 1 मोल सॉलिड को 1 मोल ऑफ गैस में हम कन्वर्ट करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। इसका साइन क्या होगा बताओ? वहां पर भी वैसे हमने इसका साइन बताया था, वहां पर भी हमने इसका साइन बताया था बॉर्न एबर साइकिल के टाइम भी। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट रिक्वायर्ड होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो साइन इसका भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इट्स साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो तीनों फेज चेंज वाले जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव। ओके, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करो या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करो या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करो, तीनों में हीट क्या है? रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली रोहन, अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया तो हीट रिलीज होगा, तो साइन नेगेटिव लेंगे।
हो गया सबका? ठीक है, तो ये हमारे पास थे एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ये क्या था? ये था एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नहीं, दिस इज नॉट अंडर फेज चेंज, ये अलग है ना। फेज चेंज वाला पार्ट हो गया है। फेज चेंज वाला पार्ट हो गया, देखो हमने 3 डाला था ना उधर फेज चेंज वाले में। ठीक है, 3 फेज चेंज लिए थे, ये डिफरेंट है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डिफरेंट। ठीक है, सो क्या होगा ये? सो एंथैल्पी चेंज when gaseous atom are formed from a substance or compound। ऑब्वियसली एटमाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, एटमाइजेशन होगा मतलब एटम बनेंगे। ठीक है, एटमाइजेशन मतलब क्या बनेंगे? एटम बनेंगे। ठीक है, लेकिन वो एटम कौन से स्टेट में बनने चाहिए? गैसियस स्टेट में बनने चाहिए। ओके, एटम किस में बनने चाहिए? गैसियस स्टेट में। तो अब देखो, जैसे कार्बन सॉलिड है, तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनाया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? एमईडी नहीं है, फॉर्म्ड है वो, ना साथ में है वो। हाँ, तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनाएंगे, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो है ही, बट इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्यों भाई? बिकॉज हम क्या बना रहे हैं? गैसियस एटम बना रहे हैं। ओके, तो जब भी गैसियस एटम बनेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड से जब भी गैसियस एटम बनेंगे, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इसी टाइप से देखो CH4 है। नाउ CH4 हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन का एटम है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर बॉन्ड है CH4 में, क्या 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ऐसे 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो अभी चारों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो चारों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब जाके हमें एटम्स मिलेंगे। ओके, तो चारों बॉन्ड को ब्रेक करो और फिर हमें एटम मिल जाएंगे। तो एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ऑब्वियसली वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ
एटमाइजेशन। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड से गैसियस एटम बना दो। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस या यस तुषार, जो हमने Na और Mg का लिखा था सब्लिमेशन वाला, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, गैसियस एटम बना रहे हैं। ओके, तो जब भी गैसियस एटम बनाए जाएंगे, गैसियस एटम, मॉलिक्यूल नहीं, गैसियस एटम। ओके, तो यहाँ पर भी देखो ना, कार्बन का गैसियस एटम आया, नीचे कार्बन और हाइड्रोजन का गैसियस एटम आया। ओके, तो जब भी गैसियस एटम की बात की जाएगी, यस बिल्कुल साक्षी, फर्स्ट रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं इसको, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें मतलब वैल्यू दोनों की सेम ही रहेगी। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब जब हम क्या करेंगे, एटम्स को बनाएंगे। ओके, जब भी एटम्स को बनाएंगे गैसियस स्टेट में, जैसे NH3 वाला भी ले लेते हैं, NH3 में क्या है, 3 NH बॉन्ड है ना, तीनों को ब्रेक करेंगे तो एक नाइट्रोजन का एटम आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। ओके, तो तीनों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पर जो मिलेगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है क्या? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब गैसियस एटम बना दो किसी सब्सटेंस या कंपाउंड, तो जो एंथैल्पी चेंज हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, इसका साइन क्या होगा बताओ? यस रिया, तुमने ऑलरेडी बोल दिया है, तो इसका साइन क्या होगा? इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, इट इज पॉजिटिव ऑलवेज, या इट्स साइन इज पॉजिटिव ऑलवेज। क्योंकि अगर बॉन्ड है तो हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, है ना, जैसे CH4 और NH3 में क्या है, बॉन्ड है, तो दोनों केस में हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली हीट रिक्वायर्ड होगी। ओके, इसी टाइप से कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनाएंगे तो उसमें भी ऑब्वियसली क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड ही होगी। ओके, तो या तो सब्लिमेशन वाला केस आ गया या बॉन्ड ब्रेक करने वाला केस आ गया, तो दोनों केस में क्या हीट रिक्वायर्ड ही है। ओके, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है सभी को? यस, जितने भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है सभी का साइन पॉजिटिव रहेगा। कंपाउंड को एटम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे CH4 है तो CH4 को कैसे कन्वर्ट किया, बॉन्ड को ब्रेक करके कन्वर्ट किया। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, CH4 में 4 CH बॉन्ड है ना, तो 4 CH बॉन्ड है तो उनको हमने क्या कर दिया, चारों CH बॉन्ड को ब्रेक कर दिया अमोघ, तो वो एटम में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट में बने ये स्टेबल नहीं होंगे, तो एक्चुअल में क्या है, ये आगे किसी से कंबाइंड हो जाते हैं। ओके, ये हमारे पास अभी ये एटम्स बन गए ना, हाइड्रोजन एटम थोड़ी स्टेबल होता है, H2 स्टेबल होता है, समझाया नहीं आया? तो आगे ये क्या है, किसी से रिएक्ट करते हैं, वो बाद में हम बताएंगे। ठीक है, अभी जस्ट ये देखो कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है। अमोघ थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉ हैं, एक जीरोथ लॉ है, देन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। नहीं साक्षी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब गैस बनाना है तुम्हें, गैसियस एटम बनाना। तो सॉलिड से लिक्विड जो है वो थोड़ी, उसमें थोड़ी गैसियस एटम बना। सॉलिड से अगर तुम लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो गैसियस एटम थोड़ी बना रहे हो। गैसियस एटम कब बनेगा, जब सॉलिड से या तो गैसियस एटम में कन्वर्ट करो या लिक्विड से गैसियस एटम में कन्वर्ट। ओके,
जब गैसियस एटम बनेगा तो ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगा, अगर तुम लिक्विड एटम बनाओगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं। यस ध्रुव, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो, लिख लिया ना सबने ये? सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, सो 45 टू बुकलेट के क्वेश्चन नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे। सो 45 से लेकर 68 जो है उसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं, सॉरी नॉट डिस्कस, लास्ट टाइम नहीं दिए तो वो करना है तुम्हें। 45 टू 68 तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है तो वो करना है। इसके अलावा 69, 69 देन 70 भी है, 71 भी है, 72 भी है। तो 69 to 72 and then 74, 76, 78, 79 एंड 80। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं। यस साक्षी, नेक्स्ट वीक जो है हम डाउट्स लेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, फिर डाउट्स लेते हैं। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं।